हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पार्ट 11 ऑफ टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने 10 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उनको भी रिवाइज़ करते हो, उनको भी आप मेमोराइज़ करते हो, याद करते हो, तो आपको काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी आपके नेट के एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को पढ़ के। तो आई होप आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं भी देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उन सबके लिंक दे दूंगा, आप एक बार उनको भी विज़िट कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छी मदद हो पाए। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक है, ठीक है, द नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स। ये बुक किसने लिखी है? मिलर ने लिखी है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ईयर बताइएगा कि कौन सी ईयर ये बुक लिखी गई है। ठीक है, द नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स, राजनीति का नेचर, ठीक है, राजनीति की प्रकृति या राजनीति का जो नेचर है, ठीक है, उसके ऊपर जो है मिलर ने बात की है, तो ये बुक है उनकी। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज़ द डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, द डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स, ये बर्नार्ड क्रिक की बुक है और आप मुझे ईयर बताइएगा कि कब लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स, ये मॉरिस डुवर्जर की बुक है। ठीक है, और इसका ईयर आपने मुझे बताना है कि ये बुक कब लिखी गई है। ठीक है, सेकंड, नेक्स्ट वन, हु रोट द बुक लेवियाथन। ये तो आप सबको पता ही है, हॉब्स ने बुक लिखी है और मैक्सिमम टाइम ये बुक भी पूछी जा चुकी है कि लेवियाथन या तो मैच करने के लिए आता है, ठीक है, या तो इसका ईयर पूछा गया होता है कि इसका ईयर कब है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन चारों के जो है ईयर बताइएगा कि कौन कौन से ईयर इनमें से कौन सी बुक आई हुई है। ठीक है, तो आपको ये सब सीक्वेंस वाइज भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ पे हम पॉलिटिक्स को स्टडी करने की दो तरह की अप्रोचेस होती है हमारे पास। एक होती है मॉडर्न अप्रोच और दूसरी होती है ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो 20th सेंचुरी से, या आप यूँ कहिए कि 1945 के बाद जो आपकी अप्रोचेस आती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, चाहे पॉलिटिकल साइंस में, वो सारी जो है मॉडर्न अप्रोचेस हैं। उससे पहले की जितनी भी अप्रोचेस हैं 19th सेंचुरी तक, ठीक है, वो सारी आपकी जो है ट्रेडिशनल अप्रोचेस मानी जाती है। ठीक है, उन अप्रोचेस का दायरा सीमित था। ठीक है, राजनीति को स्टडी करने का दायरा सीमित था। ठीक है, कहीं ना कहीं फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की ही स्टडी की जाती थी उसमें। लेकिन अगर आप कंटेम्प्रेरी टाइम में मॉडर्न अप्रोचेस की बात करें तो उसमें जो है ज़्यादातर बिहेवियर को देखा जाता है। ठीक है, बिहेवियरलिज्म, हम रियलिज्म की पे बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म पे बात करते हैं, सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं। सारी जो है ये सारी अप्रोचेस जो है मॉडर्न अप्रोचेस है। ठीक है, पॉलिटिक्स को स्टडी करने की। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस में क्या पूछा गया। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोचेस में भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आपकी हिस्टोरिकल अप्रोच आती है, फिलोसॉफिकल अप्रोच आती है, लीगल अप्रोच आती है, इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच आती है। ये सारी अप्रोचेस जो आपकी ट्रेडिशनल या परंपरागत दृष्टिकोण है, ठीक है, राजनीति को स्टडी करने के। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है, दैट ट्रेडिशनल अप्रोचेस फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज़ यूजफुल बिकॉज, क्यों यूज़फुल है ट्रेडिशनल अप्रोच जो पॉलिटिक्स को स्टडी करने की यूज़फुल है, क्यों है? बिकॉज इट हैज़ हेल्प्ड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बाय एग्जामिनिंग देयर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज़। अब हमने ऑलरेडी देखा कि इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच भी एक जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनका नेचर क्या है, ठीक है, उनकी वर्किंग क्या है अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, ये सब पता हमें कहाँ से चलता है? ट्रेडिशनल अप्रोच से। दैट्स वाई दीज आर यूजफुल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमने मैच करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोविज़न ऑफ द इम्पीचमेंट, अध्यादेश, नॉट इट्स इम्पीचमेंट, बल्कि राष्ट्रपति के ऊपर जो है आप महाअभियोग लगा सकते हो। ठीक है, ऑफ द प्रेसिडेंट। तो किस आर्टिकल, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप ये याद रखिए कि राष्ट्रपति के ऊपर आप महाअभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत लगा सकते हो, दैट इज़ आर्टिकल 61। ठीक है, 61 के तहत आप राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग लगाकर आप राष्ट्रपति को पद से मुक्त कर सकते हो, मतलब पद से हटा सकते हो आप। ठीक है, इसका एक प्रोसेस है, उसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे किस तरीके से इम्पीचमेंट लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, और राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ता है, अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, दैट इज़ इम्पीचमेंट, जो कि कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन।
यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन लिखें आप, या तो प्रेसिडेंट लिखें, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों एक तरह की ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 53 में, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल 52 से लेकर 60 तक, हम 61 तक जो है हम किसके बारे में बात करते हैं, हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब एग्जीक्यूटिव पावर की हम बात कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स का जो प्रावधान है वो किस में है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 53 में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दैट ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब जब संसद का सत्र नहीं हो रहा हो और इमीडिएटली कोई कानून बनाने की आन पड़ी हो, ठीक है, कानून बनाने की नीड पड़ी हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि आर्टिकल 1 to 3, ठीक है, 1 2 का 3, तो 1 to 3 में 123 में जो है राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ जो ली जाती है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 60 में, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, ये हालांकि मैंने रैंडमली यहाँ पे सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है, आर्टिकल 61 है, 60 है, 123 एंड 53 है, ठीक है। आपको सारे आर्टिकल वैसे याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में जो है मैक्सिमम टाइम पूछे जा सकते हैं, वो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट भी मैच करने के लिए, जिसमें हमने कुछ अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ठीक है, कि किस तरह के विचार से वो जुड़े हुए हैं, तो मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद में अलग अलग संस्कृतियों की बात करते, संस्कृति मीन्स अलग अलग जो आपकी जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, कि जो माइनॉरिटीज़ की जो का जो अपना कल्चर होता है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। और भिखु पारेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी कल्चरलिज्म में एक बिल किमलिका हो गई और एक भिखु पारेख, इनके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि ये दोनों, या तो यहाँ पे बिल किमलिका का नाम होगा या तो भिखु पारेख का नाम होगा, कि ये किस तरह की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बहुसंस्कृतिवाद से जुड़े हुए, मल्टी कल्चरलिज्म की विचारधारा के साथ जुड़े, जिसमें ये माइनॉरिटीज़ के कल्चरल राइट्स, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि उनको भी अपना कल्चर को प्रिवेल करने का अधिकार है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो मेजॉरिटी होती है उनके साथ, उनके द्वारा जो डोमिनेट नहीं किया जाना चाहिए माइनॉरिटीज़ को, ठीक है। और सेकंड वन इज़ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, भारत में जो दल प्रणाली, तो इसके ऊपर किसने बात की है, रजनी कोठारी ने, ठीक है, रजनी कोठारी के जो मुख्य वर्ग हैं वो किस पे, पार्टी सिस्टम इन इंडिया पे बात करते हैं रजनी कोठारी। इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़े हैं यहाँ पे पार्थ चटर्जी, ठीक है, पार्थ चटर्जी। एंड स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो इकबाल नारायण जो है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपने ऑलरेडी ये पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप देख लीजिए, और अगर पढ़े हैं तो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक कोटेशन है, ठीक है, जिसमें हु सेड दैट सिविल सोसाइटी इज़ नॉट अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट में जो सिविल सोसाइटी को जो एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट नहीं माना है, तो किसने नहीं माना है, लेनिन ने, ठीक है। तो लेनिन मानते हैं कि सिविल सोसाइटी जो है एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट नहीं है पॉलिटिकल थॉट में, ठीक है। तो ये आपने एक सिंपल सी कोटेशन है जिसको आपने याद रखना है, किसने कहा है, लेनिन ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेशन है, देखिए जिसमें लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां को लेकर जो है कोटेशन आती है, ये भी मैच करने के लिए आती है, 2-3 बार हमने खुद इसको फेस किया है एग्ज़ाम में। तो कोटेशन क्या है, आई एम द स्टेट, मतलब लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। कोटेशन ऐसे आती है कि किसने कहा है, दैट आई एम द स्टेट, ठीक है, तो ये लुई 14वां ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट स्टेट इज़ प्रायर टू इंडिविजुअल, तो कौन मानते हैं राज्य को जो है व्यक्ति से पहले, कौन मानते हैं, दैट इज़ एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल जो है राज्य को व्यक्ति से पहले मानते हैं, ठीक है, कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का एग्जिस्टेंस तभी है जब वो राज्य के अंतर्गत के अंदर है, ठीक है। अगर वो राज्य से बाहर है तो व्यक्ति या तो देवता है या तो पशु है, ये कोटेशन भी एरिस्टोटल ने ही दी हुई है, आपको मैं पहले ही बता दूं। और इसका इनका यहाँ पे मतलब ये है सीधा सा कि व्यक्ति जो है जस्ट एक मीन्स है, ठीक है, और एंड क्या है, स्टेट, मतलब स्टेट को प्रिवेल करना है, ठीक है, स्टेट की एग्जिस्टेंस के अंदर ही मनुष्य की भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने व्यक्ति को जो एक यूनिट मात्र माना है स्टेट का, ठीक है, और स्टेट को जो है व्यक्ति से पहले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक ऑर्गेनिक स्टेट की बात की, ठीक है, व्यक्ति जो है राज्य का एक अंग मात्र है, ठीक है। तो
नेक्स्ट वन दैट अ स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये कोटेशन किसकी है? तो देखिए हीगल की ये कोटेशन है, ठीक है। हीगल ने भी राज्य को जो है बहुत इंपॉर्टेंस दी है, इन्होंने भी व्यक्ति से पहले राज्य को आगे रखा है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे राज्य को आगे रखने की बात करते हैं, ठीक है, उनका ये मानना है कि व्यक्ति को सिर्फ स्टेट की प्रमोशन में ही मतलब काम करना चाहिए, ठीक है। और व्यक्ति जो है एक साधन मात्र है और एंड क्या है, साध्य क्या है, राज्य, ठीक है। तो FW हीगल की भी ये कोटेशन पूछी जाती है दैट स्टेट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये किसने कहा है? तो ये हीगल ने कहा है। नेक्स्ट वन द स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो ये प्लेटो ने कहा है कि राज्य क्या है, व्यक्ति का ही एक बढ़ा हुआ रूप है या व्यक्ति का ही एक बृहद रूप है। और आपको हम बता दें कि प्लेटो भी कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिक राज्य की बात करते हैं, ठीक है, जिसको कि व्यक्तियों के संग्रह से वो राज्य बनता है, मतलब कि व्यक्ति, इन्होंने भी राज्य को जो व्यक्ति से आगे रखा हुआ है, ठीक है। व्यक्ति को एक अंग मात्र माना है राज्य के। जैसे आपको पता है कि प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, आदर्श राज्य की बात की थी, और उसमें उनका ये मानना था कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक साधन मात्र है, एक मीन्स है, और राज्य क्या है, राज्य जो है एंड है, ठीक है। व्यक्ति जो है, व्यक्ति को जो अपने 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 काम करने चाहिए सिर्फ, ताकि एक समाज में या राज्य में जो एक न्याय को स्थापित किया जा सके, ठीक है। व्यक्ति के अधिकारों की किसी भी तरीके से कोई बात नहीं की गई है, लेकिन प्लेटो ने व्यक्ति के कर्तव्यों की ज़रूर बात की है कि व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से प्लेटो भी ये कहते हैं कि स्टेट क्या है, इंडिविजुअल रिट लार्ज, व्यक्ति का ही एक बृहद रूप है राज्य, ठीक है। नेक्स्ट वन हु गिव द नोशन ऑफ इमेजिन्ड कम्युनिटी, ठीक है। तो बेनेडिक्ट एंडरसन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एक इमेजिन्ड कम्युनिटी की बात बेनेडिक्ट एंडरसन ने की है, ये नोशन जो है इन्होंने दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, SP हंटिंगटन के बारे में ऑलरेडी भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, और इस बुक का जिक्र मैं हमेशा आप लोगों के साथ करता हूँ कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो बुक है SP हंटिंगटन की, ये भी बहुत दफ़ा पूछी जाती है, मैच करने के लिए पूछी जाती है, ठीक है। आपने मुझे ईयर बताना है कि ये बुक किस ईयर लिखी गई है, और आपको ये बता दूं कि ये बुक जो है एक रिएक्शन है या एक अगेंस्ट बुक लिखी गई है। ये किसके अगेंस्ट लिखी गई है? ये फ्रांसिस फुकुयामा की एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक है। 1992 में जो फ्रांसिस फुकुयामा की बुक आई थी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, उसके बाद ये बुक लिखी गई। तो आपको ये तो पता चल ही गया कि ये बुक कब आई है, 1992 के बाद, जिसमें SP हंटिंगटन ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इतिहास का अंत खैर हो चुका है, जैसा कि फ्रांसिस फुकुयामा मानते कि जी इतिहास का अंत हो चुका है, लिबरल डेमोक्रेसी विन कर चुकी है, ठीक है। और लास्ट मैन के तौर पर अमेरिका जो एक सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आया है, ठीक है। अब कोई भी विवाद नहीं होगा, अब कोई भी क्लैश नहीं होगा या कोई भी झगड़ा नहीं होगा, विचारधाराओं का कोई भी एक विचारधाराओं के बीच में कोई भी बहस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन SP हंटिंगटन फ्रांसिस फुकुयामा को रोकते हुए अपनी बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि विवाद नहीं होगा, विवाद अब भी होगा, और वो विवाद होगा सिविलाइजेशंस को लेकर, कल्चर्स को लेकर, रिलीजन्स को लेकर, ठीक है। इस तरह से एक संस्कृतियों का टकराव होगा, ठीक है। तो ये बात किसने कही है? SP हंटिंगटन ने। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि इस बुक का जो ईयर है या किस ईयर ये बुक आई हुई है, ठीक है, क्योंकि आपको सीक्वेंस वाइज भी मैच करने के लिए बुक्स पूछी जा सकती है। मान लीजिए आपको ये तो पता है कि SP हंटिंगटन ने लिखी है, लेकिन आपको ईयर भी याद रखना पड़ेगा कि कौन से ईयर में ये बुक लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन हु रोट द बुक एशियन ड्रामा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि एशियन ड्रामा बुक जो है पुस्तक किसने लिखी है, क्योंकि ये बुक जो है मैच करने के लिए पूछी जाती है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए एशियन ड्रामा जो है बुक किसने लिखी हुई है, ठीक है। अब ऊपर जो भी बुक्स में पहले आई उसमें मैंने सिर्फ खाली ईयर पूछा है, क्योंकि नाम तो हमने थिंकर्स के यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हाँ जी ये बुक जो है इस थिंकर ने लिखी है, ठीक है। और मैंने क्या पूछा आप लोगों से? सिर्फ कमेंट में उसका ईयर पूछा कि बताइए ये बुक कौन सी ईयर है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या बताना है कि एशियन ड्रामा बुक किसने लिखी है, कमेंट करके मुझे बताना है आप लोगों ने, ठीक है। एंड राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, ये बुक जो है पॉल कैनेडी की बुक है, ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, ये किस ईयर बुक लिखी गई है, आपने मुझे कमेंट करके इस बुक का भी ईयर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हु एक्सप्लेन द व्यू ऑफ TH ग्रीन on state as human consciousness postulate liberty involves right and right demands the state.
ये एक कोटेशन है, ठीक है, जो कि अर्नेस्ट पार्कर ने दी है, ठीक है। और क्या पूछा गया है कि किसने जो है एक्सप्लेन किया TH ग्रीन के व्यूज़ को, स्टेट के ऊपर जो है TH ग्रीन का जो राज्य के ऊपर जो व्यू है उसको इस तरीके से किसने एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट लिबर्टी, ठीक है। मनुष्य की चेतना क्या पोस्टुलेट करती है, किस चीज़ के लिए डिमांड करती है, लिबर्टी, ठीक है, एक आज़ादी चाहिए, ठीक है। एंड लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट, लिबर्टी के अंतर्गत क्या आते हैं, अधिकार आते हैं, ठीक है। एंड अधिकार डिमांड्स द स्टेट, ठीक है, राइट्स डिमांड्स द स्टेट। तो ये इस तरह से कोटेशन किसने दी है, अर्नेस्ट बार्कर ने ये कोटेशन इस तरह से दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट who for the first time put forward the concept of स्वराज। आई थिंक ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन यहाँ पे अगर आया है तो यूँ समझिए कि आपके अगर रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। बेशक ये रिपीट हुआ होगा, लेकिन पहली बार स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था इसको किसने फॉरवर्ड किया है या किसने इसको जो है आगे बढ़ाया है स्वराज के कॉन्सेप्ट को। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, ठीक है, खुद का स्वयं का शासन। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसको फॉरवर्ड किया है, जिन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण कोटेशन दी थी कि स्वतंत्रता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको वो लेके रहेंगे। तो ये किसने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने ये कोटेशन दी हुई है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने फॉरवर्ड किया है, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको फॉरवर्ड किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु फेवर्ड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज द बेसिस फॉर द राइट टू वोट, ठीक है। किसने जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जो है राइट टू वोट के लिए जो एक आधार माना है, ठीक है। देखिए ये JS मिल है, आपने देखा ही होगा कि राइट टू वोट या वन वोट वन मैन वन वोट की बात सबसे पहले किसने की थी, जेरमी बेंथम ने की थी, ठीक है। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो राइट टू वोट या वन वोट वन मैन की बात किसने की, तो जेरमी बेंथम ने बात की। लेकिन उसके बाद जब JS मिल आते हैं, ठीक है, JS मिल सबसे पहले तो जेरमी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म में थोड़ा संशोधन करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ और चीज़ों को ऐड करते हैं और साथ ही साथ वो एक प्लूरल वोटिंग की भी बात करते हैं, ठीक है। और उसके अंतर्गत जो इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है एजुकेशन को, ठीक है, एजुकेशन को क्वालिफिकेशन रखा है कि अगर पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको जो है वोट का अधिकार देना चाहिए, ठीक है। ये बात किसने की है, JS मिल ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज दैट इन द लोकसभा इलेक्शन हु कैन ऑर्डर recount of the votes polled if a candidate so demand। लोकसभा के इलेक्शन में अगर मान लीजिए अगर कैंडिडेट ये डिमांड करता है कि दोबारा से वोट्स को जो है काउंट किया जाए, ठीक है, वोट्स पोल्ड जो वोट डाले गए हैं उसका जो दोबारा से काउंट किया जाए, तो ये ऑर्डर कौन देता है दोबारा से काउंट करने के लिए। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है या हाई कोर्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, लेकिन वो गलत आंसर होंगे। और इसका जो राइट आंसर है दैट द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटिंग हुई है, जहाँ पे वो जो वोट्स काउंट किए जा रहे हैं वहाँ पे एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ठीक है, वो जो है दोबारा से डिमांड दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि आप जो है दोबारा से रीकाउंट कीजिए, मतलब दोबारा से आप वोट्स की गिनती कीजिए, ठीक है, अगर कैंडिडेट चाहे, अगर कैंडिडेट डिमांड करता है, ठीक है, तो द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ये ऑर्डर देता है, ठीक है, रिकाउंट करने के लिए। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, जो 20 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने ये डिस्कस किए हैं और इसी के साथ ही हमारा 11th पार्ट है। आप ये समझिए कि लगभग 220 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। आई होप आपने वो सारे नोट भी कर लिए होंगे। अगर आपने ऑलरेडी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूँगा, आप एक बार उनको भी देख लीजिए। और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आप अगर इन क्वेश्चंस को भी नोट करते हो डेली, मैं कोशिश करूंगा। आज हमने ये दूसरा वीडियो डाला है इसी चीज़ पे, ठीक है, टॉप 20 इलेक्शंस पे, सॉरी टॉप 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो कल से इवन हम यही डेली कोशिश करेंगे कि लगभग 40 क्वेश्चन हम डेली जो है अपलोड करते रहें आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपकी एक रिवीजन भी होती रहे, ठीक है। और क्वेश्चन फॉर्मेट में चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको इजीली और जल्दी याद भी हो जाता है और आपकी एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड थिंकिंग भी आपकी डेवलप हो जाती है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये बातें अच्छी लग रही होंगी, समझ भी आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।